हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स विल। ठीक है, तो अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से हैं, तो अगर आपसे हो पाते हैं तो प्लीज़ आप इन्हें ट्राई करिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट गिवन होंगे, नंबर ऑफ वॉइड्स गिवन होंगे, है ना, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास गिवन होगी तो उससे हम अपने कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कैसे डिराइव कर लेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलो देखो, पहले कुछ सिंपल सी बातें देख लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास मेटल है, कोई भी मेटल है, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर ले लिया। ठीक है, कॉपर के अब जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम साइज के होंगे ना। अब ऐसा तो होता नहीं कि कॉपर का एक एटम इतना बड़ा हो जाए, एक एटम इतना छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। कॉपर का जो एटम होगा वो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, सेम साइज के होंगे ना। सारे के सारे एटम्स कॉपर के क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं। ठीक है, सभी एटम का सेम साइज होने की वजह से ये इजीली लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, मेटल में जो एटम्स होते हैं वो कौन सी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एटम्स लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि कोई सा भी एटम किसी भी लैटिस पॉइंट पे चला जाता है और वो सिंपल स्ट्रक्चर, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉपर का जो स्ट्रक्चर होता है, मेटल कॉपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट ये वाली प्रॉब्लम, ये सेम कंडीशन हमारे पास नहीं हो पाती आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है, आयनिक कंपाउंड्स, आप खुद बताइए, क्या आयनिक कंपाउंड्स के सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होते हैं क्या, सेम साइज के होते हैं क्या? नहीं, आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं एनायंस और कैटायंस। ठीक है, क्या इनका साइज सेम होता है? नहीं। अभी हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि जो साइज ऑफ कैटायन होता है वो लेस देन होता है साइज ऑफ एनायन से। ठीक है, अगर हमारे पास एनायन का मतलब हमारे जो एनायन का साइज है वो कैटायन के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एनायन का अगर आयनिक कंपाउंड्स का अगर हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो हमें इन दोनों का रिलेटिव अरेंजमेंट भी डिस्क्राइब करना होगा कि कैटायंस कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे और एनायंस किन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो देखो, जनरली आयनिक कंपाउंड हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं, या तो सीसीपी बोलो जिसको कि हम एफसीसी भी बोलते हैं, एंड और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन दो टाइप की पैकिंग में आयनिक कंपाउंड जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या तो वो सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या फिर वो एचसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ बातों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को सबको देखा हुआ होगा। तो देखो, एक तो हमारे पास कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है। जो रेडियस ऑफ एन आयन है वो ज़्यादा होती है रेडियस ऑफ कैटायन से, मतलब जो साइज ऑफ एनायन होता है वो साइज ऑफ कैटायन से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और रिलेशन हमने देखा था, एक तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ करने वाले हैं, एक रिलेशन हम यूज़ करने वाले हैं कि जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन करा था ना, इसका हमने डेरिवेशन कर चुका है। और रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 0.225 टाइम्स ऑफ होती है रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको क्लियर है, या इन तीन रिलेशन से हमको क्लियर हो जा रहा है, जो हमारे वॉइड्स होते हैं, यानी कि जो हमारा साइज ऑफ वॉइड्स है वो क्या है, लेस देन है, साइज ऑफ वॉइड्स इज लेस देन साइज ऑफ एटम। इन दो रिलेशन से आपको दिख रही है, इन दोनों रिलेशन से आप देख पा रहे हो, कि जो साइज ऑफ वॉइड्स है वो साइज ऑफ एटम से छोटा है, यानी कि जो हमारे एटम्स हैं वो बड़े बड़े हैं साइज में, और जो वॉइड्स हैं उनका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पैकिंग की बातें, अब आप मुझे बताइए, हमारे पास दो टाइप के आयन्स हैं आयनिक सॉलिड में, हमारे पास दो टाइप के आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास दो टाइप के आयन्स हैं। कौन कौन से? एक तो है हम पे कैटायन जो कि है स्मॉलर इन साइज,
एक है हमारे पास एनायन जो कि है हमारे पास लार्ज इन साइज, बिगर इन साइज या फिर लार्ज इन साइज, ठीक है। हमको इन दोनों को पैक करना है CCP में या फिर HCP में। तो अब आप बताइए कि हमारे पास कैटायंस कहाँ पे जाएंगे और एनायंस कहाँ पे जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे इस रिलेशन से देखा कि चाहे हमारे पास CCP हो, चाहे हमारे पास CCP हो या फिर हमारे पास HCP हो या फिर हमारे पास HCP हो, दोनों टाइप की पैकिंग में जो साइज ऑफ वॉइड्स है वो तो स्मॉलर है और जो साइज ऑफ एटम है वो क्या है, लार्जर है, ठीक है। तो अब देखो वॉइड मतलब खाली स्पेस था। अब खाली स्पेस हमारे पास छोटा सा है। खाली स्पेस क्या है हमारे पास, छोटा सा, मतलब बहुत ही कम खाली स्पेस बचा हुआ है। तो उस खाली स्पेस में क्या हम बड़ी चीज़ को डाल सकते हैं? आप खुद बताइए। जो साइज ऑफ वॉइड है हमारे पास, एक जो वॉइड क्या है, खाली स्पेस है। खाली स्पेस का साइज हमारे पास क्या है, छोटा सा है। खाली स्पेस का जो साइज है वो हमारे पास बहुत ही कम है। तो क्या हम उसमें एक लार्ज एटम को डाल सकते हैं? बताइए, नहीं डाल सकते, है ना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये बात? क्योंकि हमारे पास जो वॉइड का साइज है वो बहुत ही कम है। तो क्या हम वहाँ पे लार्ज आयंस को डाल सकते हैं? क्या नहीं डाल सकते। तो दैट्स वाई ये जो हमारे एनायंस होते हैं ये तो चले जाते हैं हमारे पास या तो CCP में या फिर HCP में, मतलब सिंपल अरेंजमेंट में। और जो कैटायंस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वॉइड्स का जो साइज है वो क्या है, बहुत छोटा। तो उसमें कौन से टाइप के आयंस आ पाएंगे? छोटे टाइप के आयंस आ पाएंगे ना। तो ये जो कैटायंस चले जाते हैं ये कहाँ चले जाते हैं हमारे पास? वाइड्स में। ये क्लियर हुआ आपको? आयनिक सॉलिड्स में यहाँ से हमने क्या देखा, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में दो टाइप के कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास। एक तो कैटायन जिनका साइज क्या है, छोटा है, और दूसरा क्या है, एनायन जिनका साइज क्या है, लार्ज है। अब हमारे पास दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ है। या तो हम आयंस को रखें लैटिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या तो हम इनको कहाँ पे रखें, लैटिस पॉइंट के ऊपर, HCP लैटिस पॉइंट, CCP या फिर HCC लैटिस पॉइंट्स के ऊपर रखें, या फिर हम उनको रखें वॉइड्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, जब हम इनकी पैकिंग करने के लिए गए, आयनिक सॉलिड्स की पैकिंग करने के लिए गए, तो हमारे पास दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ थी। या तो हम एनायन को लैटिस पॉइंट के ऊपर रखें या फिर हम एनायन को वॉइड्स के ऊपर रखें। पर हमने देखा कि एनायन का साइज तो बहुत ज़्यादा है, ये तो वॉइड वाली छोटी सी खाली जगह में आ ही नहीं पाएंगे। तो हमने जो लार्ज साइज का एनायन था उसको कहाँ पे रखा, लैटिस पॉइंट पे। और कैटायन जिसका कि साइज क्या है, स्मॉल है, तो हमने उसको, अब कैटायंस का साइज स्मॉल है तो वो आसानी से वॉइड में आ जाएगा, क्योंकि वॉइड का साइज भी स्मॉल, कैटायन का साइज भी स्मॉल। तो कैटायन को उठा के हमने वॉइड में रख दिया, ठीक है। और एनायन जिनका साइज बड़ा था उनको हमने कहाँ पे रख दिया, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर रख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको ये बात? तो देखो भैया, अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हुए आपको मैं 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, जिनमें से कि 2 पॉइंट तो हम पहले भी देख चुके थे, बट एक पॉइंट हमारे नया है। इफ़ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज इक्वल टू n, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट n है, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids will also be n। आए बात समझ में? हमारे पास जितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल voids होते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids और टेट्राहेड्रल voids कितने हो जाते हैं हमारे पास, 2n। ये वाला रिलेशन याद है आपको? हमने आपको T20 वाला रिलेशन बताया था। T20 मतलब टेट्राहेड्रल voids इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल void। ये रिलेशन बताया था ना आपको T20। हमने इसकी ट्रिक देखी थी याद करने की कि टेट्राहेड्रल void इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल void। तो अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल void n हो गए हैं तो हमारे पास टेट्राहेड्रल voids कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे,
ठीक है। तो इन तीनों, बस ये था, सिंपल सा था। अब यहाँ से हम बहुत ही आसानी से अपने किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल पाएंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ठीक है। मेटलिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारे के सारे मेटलिक अपने लैटिस पॉइंट पे आ जाएंगे। बट आयंस में क्या हो रहा था कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड में दो टाइप के आयंस बन जा रहे थे, एक तो कैटायन और एक एनायन। तो हमको इनका अरेंजमेंट समझने के लिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ी, ओके। तो ये तीनों बातें, ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n है तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n होते हैं तो इस टाइप के कंपाउंड में हम पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, किसी भी कंपाउंड में अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है तो उसी कंपाउंड में हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे, 2n बनेंगे। बस ये बहुत ही सिंपल सी बात थी जो कि आपको याद रखनी है। चलो इसको हम टेबल के फॉर्म में भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से। पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे पैकिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक पैकिंग होती है, अगर हम पे सिंपल क्यूबिक पैकिंग में, अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक पैकिंग होती है तो नंबर ऑफ एटम्स की कितने निकाले थे हमने सिंपल क्यूबिक में। अभी देखो, अब हम इसको मैं आपको 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, हम बार बार नहीं उसको कवर करेंगे। तो ये 1 हो जाता है हमारे पास, तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो, 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड भी 1 हो जाता है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड तो 2n होता है ना। अगर ये हमारे पास n है तो ये भी n हो जाता है, और ये कितना हो जाता है हम पे 2n हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, 1। तो फिर सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 1 × 2 यानी कि 2। सेकेंड हम पे आ जाता है बॉडी सेंटर, ले लेते हैं बीसीसी में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आते हैं हमारे पास, 2। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, 2। तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2, मतलब 2 × 2 यानी कि 4। थर्ड आ जाता है हम पे एफसीसी बोलो या फिर सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं हमारे पास, एफसीसी में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हमारे पास 4 निकल के आते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है हम पे एचसीपी, ठीक है। एचसीपी के हमने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स नहीं निकाले थे, ठीक है। एचसीपी के हमने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट नहीं निकाले थे, बट मैं आपको बता रहा हूँ एचसीपी के, क्योंकि ये यहाँ पे आता नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका हो जाता है ना, तो हम इसको डायग्रामेटिकली नहीं एक्सप्लेन करते। आपके पास 12th में या फिर अभी 12th के लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे निकालने के लिए ऐसा आता भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ये 6 होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकल के आते हैं, वो कितने निकल के आते हैं, 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बन जाएंगे इसमें, 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बन जाएंगे, 12। क्लियर है। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको याद होनी चाहिए। और देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड वाले में या फिर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड निकालने के लिए आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इजीली। आपको नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकालने तो आते ही है, अगर आपने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकाल दिए तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता चल जाएगा, सेम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाते हैं। और अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता चल गया तो उसका 2 टाइम्स कर दो, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, इतना सिंपल होता है ये। चलो अभी हम चलते हैं। देखो, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद कर लेना, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। आपको ये टेबल तो याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत आसान क्वेश्चन, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम हो, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये टेबल अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, उनमें से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास,
एटम्स ऑफ एलिमेंट बी के जो एटम्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास, एटम्स ऑफ बी, देखो जो गिवन है हमको वो लिख रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं। एटम्स ऑफ बी कहाँ पे हमारे पास, HCP लैटिस में, ठीक है, HCP एटम्स ऑफ बी हमारे पास कहाँ आ जा रहे हैं, HCP लैटिस में आ जा रहे हैं। और एटम्स ऑफ ए कहाँ पे आ रहे हैं, एटम्स ऑफ ए आ रहे हैं 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो हमको गिवन है क्वेश्चन में। और पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा हमारे पास, ये पूछा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था, अभी हमने टेबल की हेल्प से देखा था कि HCP लैटिस में हमारे पास नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, हमारे पास 6 लैटिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं हम पे, नंबर ऑफ, वेट, अभी हमने टेबल की हेल्प से क्या देखा था, नंबर ऑफ एटम्स या फिर लैटिस पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट इन HCP कितने थे हमारे पास, 6 थे, हैं। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे हम पे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने थे हमारे पास इन HCP, कितने हैं देख के बताओ, 12, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है जो बी के कितने एटम है हमारे पास, बी के जो एटम है वो सारे के सारे किस चीज़ को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बी के जो एटम है वो HCP लैटिस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। HCP लैटिस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6, यानी बी के कितने एटम्स हो गए, 6 एटम्स हो गए बी के। और ए के कितने हो गए, ए के एटम्स है हमारे पास 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड HCP में कितने होते हैं, 12, तो यानी कि 4, यानी कि 8। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बन जा रहा है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ, ए के कितने एटम्स हैं, ए 8, बी के कितने एटम्स हैं, 6। इसको आप और ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास A 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो बस ये हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, A4B3 इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट X एंड Y। ओके, हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक तो X है और दूसरा Y है, ठीक है, 2 एलिमेंट दिए गए हमको X एंड Y। एटम्स ऑफ एलिमेंट Y, यानी कि जो एलिमेंट जो Y है वो क्या है हम पे, एनहांस है, ठीक है। एनहांस बोलने का मतलब इनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और ये X है वो क्या है, कैटायंस है। क्लियर है, ये गिवन है हमको ना, सॉरी, एटम्स ऑफ एलिमेंट Y यानी कि जो एनहांस है मेक CCP, जो ये Y के जो एलिमेंट है वो क्या बना रहे हैं, CCP बना रहे हैं, ठीक है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट X जो कि कैटायंस हैं ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। CCP बोलने का मतलब है FCC। ये देखो आपको क्लियर होना चाहिए, हम पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वाई CCP इज कंसीडर्ड एज FCC। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, सीधा याद करा रहता है लोगों ने कि हाँ भाई हम CCP को FCC ही बोलते हैं, बट क्यों हम CCP को FCC बोलते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो X के एटम है वो कहाँ कहाँ पे गिवन है हमको, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे, जो कि कैटायन है हम पे। और Y के जो एटम्स है वो कहाँ कहाँ पे गिवन है, FCC पे गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन में बचा ही क्या है, देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना होता है बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितना होता है हमारे पास, 4 हो जाता है। तो यानी कि Y के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए ना। Y के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, Y के नंबर ऑफ एटम्स FCC में है, तो FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे पास, 4। और ऑल्सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं बताओ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाएगा, 4। अभी हमने टेबल में देखा था ना, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम 4 हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाएगा, 4। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, X4Y4। और
एक्स वाई भी हम बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो कितना सिंपल था। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स m एंड n। दो एलिमेंट है हमको गिवन, एक तो m है और दूसरा क्या है, n है। ठीक है, दो एलिमेंट है हमको गिवन m एंड n। द एलिमेंट n फॉर्म्स CCP। जो हमारा एलिमेंट n है वो कहाँ पे आ जा रहा है, हमारे पास CCP पे आ जा रहा है। ठीक है, एंड m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। m कहाँ पे आ रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, CCP यानी कि FCC। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, पहले बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे पास, 4। तो यानी कि हमारे पास जो n की जो वैल्यू हो गई, कितना हो गया हमारे पास, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया, 4। ठीक है, अब ये बताओ मुझे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं हमारे पास FCC में। नंबर ऑफ हमको पता है T20 वाले रिलेशन से हम जानते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। T20 वाला जो हमने रिलेशन बनाया था वहाँ से हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, बट हमको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड गिवन है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो गिवन ही नहीं है हमको। हम ये भी जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं ना, अभी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर। ठीक है, तो यानी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने हो जाएंगे हम पे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC हो जाएगा 2 × 4। या फिर अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्टली टेबल से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास n की वैल्यू तो आ चुकी है 4, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा हम पे, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि 8, यानी कि 8/3। तो हम पे जो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा m 8/3 n4। बस ये हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर लेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m 8/3 × 3 एंड n 4 × 3। ठीक है, दोनों को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, m 8 n 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ओके, और आप चाहो तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। m इसको हम 2 से मतलब 4 से दोनों डिविजल हो रहे हैं ना, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा m2 n3। क्लियर है, ये भी इसका फॉर्मूला है, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आपको। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, काफ़ी आसान ये टॉपिक था और बहुत छोटे छोटे, देखो कितने आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं। तो क्यों ऐसे टॉपिक को मिस करना जहाँ से इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आते हैं। मतलब आप मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।